कानपुर में रहने वाला सिन्हा परिवार वैसे तो खूब खुशहाल है। घर में दो भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। बड़ा भाई सतीश, उनके दो बेटे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और छोटे नीतीश की एक 16 साल की बेटी है। छोटी मोटी तूतू मैमे के अलावा बाकी घर में सब मंगल ही मंगल था। एक दिन, पापा आपका फ़ोन कहाँ है? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और ये देखो, मेरे फ़ोन पर बुआ जी का फ़ोन आ रहा है। आपको पता ही है, बुआ एक बार बात करना शुरू करेंगी ना, फिर 1 घंटे से पहले रुकने का नाम नहीं लेंगी। चुप कर नालायक, अपनी बुआ के लिए ऐसे बात करते हैं? अरे पापा सही तो बोल रहा है रिंकू। एक दिन तो मम्मी ने मेरे फ़ोन से बुआ से 1 घंटे बात की, और पता है फ़ोन रखते हुए क्या कहा बुआ ने? रखती हूँ भाभी, बहुत काम पड़े हैं। अब क्या बताए, हम तो घर गृहस्थी में फंसकर बिल्कुल बेकार हो गए। 2 बात करने को भी टाइम नहीं मिलता किसी से। और मम्मी ने उन्हें क्या जवाब दिया पता है? कोई बात नहीं जीजी, आप दुखी मत हो। जीजा जी के ऑफिस जाने के बाद फिर मिला लेना फ़ोन। अरे बुआ है तुम्हारी, ऐसे बात नहीं करते। बिल्कुल ही लिहाज भूल गया हो छोटे बड़े का, बहुत मार लगाएंगे। रिंकू और मिंकू अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर सतीश अपनी बहन लक्ष्मी को फ़ोन लगाता है। और बताओ लक्ष्मी, कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? बस भैया पूछो मत, इन्होंने तो मेरा बिल्कुल जीना दुश्वार कर रखा है। हर बात में झिक झिक करते रहते हैं। मुझे अपने पास बुला लो भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे अरे छोटे, तो रो मत। देख, ऐसे लड़ झगड़ कर मायके आना ठीक नहीं है। लाइए जी, ससुराल में कोई बात हो जाती है तो लड़कियां मायके ही तो जाती है। क्या हो गया जीजी, तुम ना घबराओ नहीं, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। देखना, हवा पानी बदलेगा ना तो मन भी बदलने लगेगा आपका। बड़ी भाभी की बात सुनकर अगले ही दिन दिल्ली वाली बुआ पहुंच गई कानपुर। जीजी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको आने में? अरे नहीं नहीं भाभी, सीधी ट्रेन आती है दिल्ली से। शताब्दी में बैठो और सीधा कानपुर उतरो। दिक्कत क्या होनी है? ये दिक्कत तो आप जैसे लोगों को ही आती है। कानपुर छोटा शहर है, कहाँ आप लोग इतना बाहर आना जाना कर पाती हो? हाँ, वो तो सही बात है। अच्छा जीजी, अभी तो काफ़ी रात हो गई है, अब खाना खा लो। फिर गुड़िया के कमरे में आपका बिस्तर लगवाया है, वहाँ आराम करना। अरे भाभी, मतलब अभी तो हम आए हैं, अभी आप हमें ठेलने में लग गई हैं? ये नहीं कि ननद के पास बैठी कुछ सुख दुख पूछ लें। पहले चाय नाश्ता करा दो, खाना पीना खाते रहेंगे घंटे 2 घंटे में। ठेलने जैसी कोई बात नहीं है जीजी, गुड़िया का स्कूल होता है ना, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और आपकी ट्रेन पहुंचते पहुंचते 11 बज ही गए, इसीलिए कह रहे हैं कि खा पी कर आराम करो, कल सवेरे बात कर लेंगे जी भर के। हाँ भाभी, देख रही हूँ, आप दोनों के चेहरे तो मुझे देखकर ही उतर गए हैं। भाई, अब ननद ससुराल से झगड़ कर आई है तो मायके में भी इज्जत थोड़ी ना मिलेगी। अरे जीजी, आप बात को ना मन से ना लगाया करो। अच्छा, हम रुक रहे हैं आपके पास। छोटी, तुम जाओ, आराम कर लो। बात छन रही है दोनों देवरानी जिठानी में। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये प्यार की गंगा बह कहाँ से रही है। बड़ी भाभी शीला ने पहले ननद को चाय नाश्ता परोसा, फिर देर रात उन्हें गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। ननद की नाराज़गी दूर करने के बाद शीला रात को 2 बजे अपने कमरे में सोने गई। सुबह 5 बजे। शांति भाभी, सुबह सुबह काम का टाइम होता है। इस समय बड़ी भाभी बिस्तर तोड़ रही है और आप अकेली रसोई में खप रही हो। अब आप अकेले बनाओगी और सारा परिवार बैठकर खाएगा, हैं? ननद शांति के कान भर ही रही थी कि तभी बड़ी भाभी शीला आ जाती है। शांति, रात को सोने में बहुत लेट हो गया ना, सुबह मेरी तो आँख ही नहीं खुल पाई। कोई बात नहीं दीदी। जीजी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए, आराम से बैठिए, मैं और भाभी मिलकर रसोई संभाल लेंगे। 2 दिन बाद बड़ी भाभी की शादी की सालगिरह थी। तीनों बच्चों ने मिलकर खूब सजावट की थी।
इधर शीला भी लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। तभी ननद लक्ष्मी वहां आ जाती है। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन ये सब चोंचले जो आप लोग कर रहे हो ना, अम्मा होती तो सबकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अरे जवान जवान बेटों के सामने ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह लाल जोड़ा पहनकर तैयार होना, कमरा सजाना, ये सब शोभा देता है क्या आपको? जब माँ बाप की हरकतें ही ऐसी होंगी तो बच्चे आपको देखकर क्या सीखेंगे? ऐसे ही तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ननद की बात सुनकर शीला की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत अपनी लाल साड़ी बदलकर एक सिंपल सी हरी साड़ी पहन ली। अब उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। गुड़िया, बुआ ने तो हमारे सेलिब्रेशन का सत्यानाश कर दिया। मैंने अभी अभी बुआ को मम्मी की साड़ी पर उल्टा सीधा कमेंट करते हुए सुना है। अब हम चाहे जितना भी समझा ले, मम्मी किसी के नहीं सुनने वाली। भैया, सुबह मैंने भी सुना था, बुआ मम्मी को बड़ी माँ के खिलाफ भड़का रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो थोड़े दिनों में हमारे घर की सुख शांति का तो बैंड बज जाएगा। बात तो तू ठीक कह रही है। सालगिरह का सेलिब्रेशन तो बुआ ने बिगाड़ दिया था, लेकिन बुआ का मन इतने से भरने वाला थोड़ी ना था। कुछ दिनों बाद अरे शांति भाभी, जवान बेटी की माँ हो, थोड़ी सतर्क रहा करो। मैंने आपकी गुड़िया को देर रात तक फोन पर बात करते सुना है। क्या दीदी, गुड़िया अभी बस 16 साल की है, अपने किसी दोस्त से बात कर रही होगी। ऐसी ही दोस्त से बातें करते करते ही लड़कियां हाथ से निकल जाती है। भाई मेरा फर्ज था बताना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ननद के मुंह से ऐसी बात सुनकर शांति गुस्से में अपनी बेटी के कमरे में जाती है। गुड़िया, ये तुम किससे रात को फ़ोन पर बात करती हो? अरे मम्मी, आप क्या बोल रहे हो? मैं तो किसी से बात नहीं करती। अच्छा, तो बुआ झूठ बोल रही है क्या? आज से तुम्हें कोई फ़ोन नहीं मिलेगा। ठीक ही कह रही है वो, इस मोबाइल फ़ोन ने बिगाड़ कर रख दिया है बच्चों को। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई शीला के पास जाती है। बड़ी माँ, मम्मी ने मुझसे फ़ोन छीन लिया। क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कुछ गलत किया है क्या बड़ी माँ? गुड़िया को ऐसे रोता देख शीला को गुस्सा आ जाता है। शांति, यह क्या तरीका हुआ? बच्चों के साथ इस तरह से पेश आओगी तो बच्चे तुम्हारी बात सुनना ही बंद कर देंगे। आपके बेटे नहीं है ना दीदी, इसलिए आप इतनी आसानी से ये बात कह रही हो। बेटियों की माँ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। भगवान न करे कल को कोई बात हो गई तो सबसे पहले दुनिया वाले माँ को ही दोष देते हैं। शांति, मैंने 3 बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। बच्चों को हमने मिलकर पाला है, इसलिए मुझे अपने तीनों बच्चों पर पूरा भरोसा है। दोनों देवरानी जेठानी में होती बहस को देखकर चारों बच्चे हैरान रह जाते हैं। बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये घर जंग का मैदान बन जाएगा। पता है, कल बुआ पापा को बोल रही थी, तुमने बहुत छूट दे रखी है शीला भाभी को। वो तो घर आए मेहमान की इज्जत करना ही भूल गई है। इसके बाद रात को मम्मी पापा में बहस हो रही थी। रिंकू के इतना कहने पर चारों बच्चे हाथ मिलाकर कुछ योजना बनाते हैं। अगले दिन दिल्ली से फूफा जी और उनका बेटा गुड्डू कानपुर आ जाते हैं। बुआ जी, आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा बेटा, देखो तो सही क्या सरप्राइज है। रिंकू फूफा जी और उनके बेटे गुड्डू को बुलाकर उनके सामने ले आता है। अरे भाग्यवान, हमसे अच्छा सरप्राइज और क्या होगा? अरे काहे का सरप्राइज? मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्यों बुलाया इन्हें यहाँ? अरे लक्ष्मी, ऐसे बात नहीं करते, हम बैठकर बात करेंगे ना जीजा जी से। क्या बात है जीजा जी? लक्ष्मी कह रही थी घर में बात बात पर झगड़ा होता है, अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ गई कि उसे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अरे ये आप क्या कह रहे हो? उसने ये नहीं बताया कि झगड़े की वजह क्या है। ये सुबह गुड्डू के स्कूल जाने के टाइम तक सोती रहती है। छोटे भाई की पत्नी आखिर कितने साल हमारे बच्चे का काम करती रहेंगी, इसलिए सुबह उठते ही घर में काम को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है।
घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाना चाहती। यहाँ तक कि गुड्डू पर भी इसका कोई ध्यान नहीं है। उसके हाथ में फ़ोन पकड़ाकर ये दिन दिन भर सहेलियों के साथ गप्पे मारती है, और सबसे बड़ी बात, सबके घरों में सिखा पढ़ा के झगड़े कराती है। अरे मोहल्ले के सब लोग परेशान हो चुके हैं इससे। मुझे गुड़िया को संभालने की नसीहत दे रही थी और अपने बच्चे का ऐसा हाल बना कर रखा है आपने। ये तो बहुत गलत बात है जीजी। लक्ष्मी, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। किसी के घर की शांति भंग करके तुम्हें क्या मिलता है? पापा, मेरी गुड्डू से बात होती रहती है, इसलिए हम लोग तो पहले से जानते थे कि बुआ अपने घर में क्या क्या कर रही हैं। लेकिन गुड्डू नहीं चाहता था कि आप लोगों को ये सब पता चले, इसलिए हम चारों चुप थे। और फिर बुआ ने हमारे घर में भी वही सब शुरू कर दिया। हम अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए अंत में हमने फूफा जी को सच्चाई बताने के लिए बुला लिया। लक्ष्मी, माफ़ी मांगो जीजाजी से और खुशी खुशी अपना घर संभालो। बुआ जी के पास अब बचने का कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए पति से माफ़ी मांगकर वो अपने घर दिल्ली लौट गई। उस दिन के बाद से बुआ जी सुधर गई। अब वो किसी के जीवन में दखल नहीं देती, बस अपने जीवन को संवारने की कोशिश करती रहती हैं। माला की 2 बहू थी, सपना और पूजा। माला अपने दोनों बहू के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि माला की दोनों ही बहू काफ़ी संस्कारी थी, जो माला को अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझती थी। माँ, आप फिर से काम करने लगी। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप घर का कोई काम नहीं करोगी। हाँ माँ, हम है ना घर का काम करने के लिए। अरे बहू, मैं पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और तुम दोनों भी तो घर के कामों में लगी रहती हो, इसीलिए सोचती हूँ थोड़ा सा तुम्हारा हाथ बटा दूँ। तीनों सास बहू हंसते हंसते दिन गुजार रही थी। एक दिन माला का फ़ोन बजता है। ये क्या है? इतने दिनों बाद दीदी का फ़ोन? 1 मिनट बहू, मैं एक बार दीदी से बात कर लेती हूँ। अरे कितने दिनों बाद उन्होंने फ़ोन किया है। ठीक है माँ जी। माला अपनी ननद कविता का फ़ोन उठाती है। काफ़ी देर तक ननद से बात करती है। सच में दीदी, आज इतने दिनों बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है भाभी। वैसे मैं ना कुछ दिनों के लिए आपके घर आ रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे ये क्या कह रही हैं आप? ये भी तो आप ही का घर है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? इस तरह से माला अपनी ननद को घर आने का निमंत्रण दे देती है और बहुत जल्द कविता अपना सामान लेकर अपने मायके पहुंच जाती है। पूरे 3 सालों बाद आ रही हूँ अपने मायके। बहुत अच्छा लग रहा है मायके में आकर। मायका तो मायका ही होता है दीदी। जो खुशी मायके में आकर मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। अच्छा भाभी, तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ गई? अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दोनों बहू में बनती नहीं? या फिर उन्होंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया? अरे नहीं 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 दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो दोनों ही बहू बेटी से भी बढ़कर है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बस अभी बुला कर लाती हूँ। माला अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाती है। अपनी सास की आवाज़ सुनते ही दोनों बहू हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और बुआ सास का आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बहू, खुश रहो। वैसे सपना बहू, तू अब तक वैसी की वैसी ही है, और देवरानी के आने के बाद थोड़ा आराम मिला कि नहीं? अब आपको मैं क्या ही बताऊं बुआ जी, देवरानी नहीं, मुझे तो बहन मिल गई है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, ये तो बस दीदी का बड़प्पन है। खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। यहाँ मेरी सास मेरी माँ से भी बढ़कर है और मेरी जिठानी मेरी बहन से। कविता तीनों सास बहू का प्यार देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और उन तीनों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है। तीनों सास बहू में प्यार तो देखो कितना गहरा है। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। आखिर मेरे होते हुए कोई घर इतना खुशहाल कैसे रह सकता है? इन तीनों सास बहू को अलग करके रहूँगी मैं। आखिर सास सास होती है और बहू बहू। कविता गहरी सोच में डूब जाती है। कविता को ऐसे देख सपना और पूजा थोड़ी हैरान हो जाती है और वो अपनी बुआ सास से कहती हैं, क्या हुआ बुआ जी, अब किस सोच में डूब गए? आपने तो अब तक कुछ खाया भी नहीं। हाँ बुआ जी, मेरी जब से शादी हुई है तब से आप पहली बार आई हो। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ।
इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। खाकर बताइए ना कैसा बना है। हाँ बहू, खाकर देखती हूँ। आखिर तुमने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है तो क्यों नहीं खाऊंगी। और सपना बहू, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम तीनों कितनी खुश हो। भगवान तुम्हारी खुशियों को नज़र ना लगाए। इस तरह से माला और उसकी दोनों बहू बुआ सास के घर आने का स्वागत करती है, पर कविता को उन तीनों की खुशियाँ पसंद नहीं आती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह कविता देखती है कि किचन में सपना अकेले काम कर रही है। बहू, मैं जब से अपने मायके में आई हूँ तब से देख रही हूँ, हर समय तू ही अकेले काम करती रहती है। बुरा मत मानना, पर तुझे नहीं लगता कि तेरी देवरानी को तेरी थोड़ी मदद करवानी चाहिए? ऐसा नहीं है बुआ जी, वो तो कुछ दिनों से पूजा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे अकेले करना पड़ रहा है घर का काम, वरना वो तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। इन दोनों में तो बहुत प्यार है और एक दूसरे पर बहुत भरोसा भी। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब कविता अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि माला खुद अपने कपड़े प्रेस कर रही है। अरे अरे भाभी, छोड़िए आप, ये आप क्या कर रही हैं? खुद कपड़े प्रेस कर रही हैं? अरे तो क्या हो गया दीदी, अगर मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर रही हूँ तो? ऐसे कैसे भाभी? आखिर तुम्हारी दो दो बहुएं हैं। तुम्हारी दो बहू होने के बाद भी तुम अपना काम खुद करो। अरे लानत है ऐसी बहुओं पर। मेरी तो सिर्फ एक बहू है, पर फिर भी मजाल है कि वो मुझे कुछ भी घर का काम करने दे। तुमने ना अपनी बहुओं को सर पर चढ़ा रखा है। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। भाभी माफ़ करना, पर तुम और तुम्हारी बड़ी वाली बहू दोनों ही बहुत भोले हो। पर तुम्हारी छोटी बहू पूजा एक नंबर की चालाक लड़की। मैंने अभी खुद सुना, अपने कानों से अपनी माँ से बात कर रही थी और कर रही थी पेट भर के तुम दोनों की बुराई। अरे नहीं दीदी, पूजा हमारी बुराई कर ही नहीं सकती। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं जानती थी भाभी आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, पर मैंने अपने कानों से खुद सुना था। वो आपकी और बड़ी बहू की बुराई कर रही थी। कह रही थी कि बहुत जल्द अपने मायके आ जाएगी, उससे यहाँ पर नौकरों की तरह काम नहीं किए जाते। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो। इतना बोलकर कविता वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। कुछ देर बाद पूजा उसके लिए कमरे में खाना लेकर जाती है। बुआ जी, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? कहीं इसे सब सच पता तो नहीं चल गया कि किस तरह से मैंने इसके खिलाफ इसकी सास को और जेठानी को भड़काने की कोशिश की? नहीं तो बहू, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो फिर बुआ जी, आप अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं देख रही हूँ, आप जब से यहाँ आई हो आप सिर्फ माँ जी और जेठानी जी से ही बात करती हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो मुझे बड़ी बहू से भी ज़्यादा पसंद है, पर मैं क्या करूँ, मैं तो इस घर में मेहमान बनकर आई हूँ और तेरी जेठानी और सास, उन्होंने मुझे तुझसे बात करने से मना किया है। दोनों कह रही थी तू बहुत घमंडी है, किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती। क्या माँ जी और दीदी ने ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बुआ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। दीदी और माँ जी ऐसी बात नहीं कर सकती। पूजा बहू, मैं जानती थी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, बस इसीलिए तेरे पास नहीं आ पाई। तेरी जेठानी और सास तो ये भी कह रही थी कि अच्छा होता अगर कुछ दिनों के लिए तू अपने मायके चली जाती। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अपनी सास और जेठानी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे यहाँ होने से उन्हें तकलीफ़ होती है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इतना बोलकर रोती हुई पूजा वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। ये नज़ारा देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। अब आएगा मज़ा। एक तो गई अपने मायके, अब मेरी प्यारी भाभी और उसकी बड़ी बहू को मेरी बातों पर हो जाएगा विश्वास। फिर बहुत जल्द मेरी प्यारी भाभी और बड़ी बहू के बीच में भी फूट डालनी होगी, ताकि इनकी खुशियाँ दुखों में बदल जाए, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। इस तरह से कविता अब अपनी भाभी के कमरे में जाती है और माला से कहती है, भाभी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना, आप मेरे साथ चलिए। देखिए पूजा अपने मायके जा रही है, फिर तो आपको मेरी बात पर विश्वास होगा ना।
इस तरह से कविता माला और सपना को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों पूजा को फ़ोन पर बात करते हुए देखती है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ रही हूँ और तब तक आप लोगों के साथ रहूँगी जब तक मेरे ससुराल से बुलावा नहीं आ जाता। अब मेरा दिल नहीं करता अपने ससुराल में रहने का, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। पूजा आगे कुछ कहने वाली होती है कि तभी कविता अंदर जाकर पूजा के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन काट कर उससे कहती है, अरे बहू, तू ये किससे बात कर रही थी और ये सामान क्यों पैक किया है तूने? बुआ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ जी, मुझे माफ़ करना, पर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहना चाहती हूँ। अगर तू अपने मायके में ही रहना चाहती है तो ठीक है, हम तुझे नहीं रोकेंगे। बुआ जी बिल्कुल सच कह रही थी। माँ जी ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर एक बार रुकने के लिए कह देती तो मैं रुक जाती, पर माँ जी तो सच में चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस तरह से पूजा अपनी आंखों में आंसू लिए ससुराल चली जाती है। ये देखकर कविता को बहुत खुशी होती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे कविता माला और सपना के बीच में भी दरार डाल देती है। लगता है मैंने ही पिछले जन्म में कोई पाप किए थे जो मुझे पूजा और तेरे जैसी बहू मिली। माँ जी, पाप आपने नहीं, पाप तो शायद मैंने किए थे, तभी तो मेरे कर्म फूट गए इस जन्म में और मैं इस घर की बहू बन गई। अगर तुझे ऐसा ही लगता है तो तू भी मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं अकेले ही अपने बेटों को भी संभाल सकती हूँ और अपने घर को भी। हाँ, आप तो चाहती हैं कि मैं अपने पति और घर को छोड़कर चली जाऊं, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं पूजा की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाने का इतना ही शौक है तो आप जाइए। सपना बहू, अपनी सास से कैसे बात कर रही हो? और भाभी, अगर बहू नाराज़ है तो छोड़ो ना उसे, क्यों लड़कर बात को बढ़ा रही हो? सही कहा दीदी आपने, अपनी बहू से बात ही नहीं करनी चाहिए मुझे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना बोलकर माला रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सपना ने पहली बार अपनी सास से ऊंची आवाज़ में बात करी थी। इस बात का सपना को बहुत दुख पहुंचता है। वो भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, पर ये सब देखकर कविता के दिल को ठंडक पहुंचती है। हाय, कितना अच्छा लग रहा है इस घर में अशांति देखकर। भाभी, तुम्हारी वजह से मेरे घर की शांति भंग हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे घर की शांति भी भंग कर दी। तुम्हारे कहने पर उस लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी करवाई, पर मेरी बहू ने आकर मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। इसलिए मैंने भी यहाँ आकर आपसे आपकी खुशियाँ छीन ली। इस तरह से कविता अब हर दिन दोनों सास बहू में इसी तरह से झूठ बोल बोल कर उनके बीच फूट डलवाती रहती और दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती ही जाती। उनकी लड़ाई देखकर माला के दोनों बेटे परेशान हो जाते हैं और एक दिन माला का छोटा बेटा आकाश पूजा से कहता है, पूजा, तुम तो अपनी नाराज़गी छोड़ दो। यहाँ माँ और भाभी भी आपस में लड़ रही हैं और तुम भी लड़ाई करके मायके चली गई। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे? पूजा आकाश को सारा सच बताती है, जिसके बाद आकाश को सब समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ किया उसकी बुआ का है। वहीं दूसरी ओर नितेश भी सपना से बात करता है और उसे अपनी बुआ की साजिश का पता चल जाता है। माँ, इसमें पूजा की, भाभी की और आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब किया बुआ जी का है। अब आकाश अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद माला अपनी ननद को घर से निकाल देती है और इस तरह से तीनों सास बहू के बीच की गलतफहमी खत्म हो जाती है और वो तीनों फिर से एक साथ रहने लगती है।